नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। मानव शरीर में पाचन और पोषण की बड़ी इम्पोर्टेंस है। डाइजेशन और न्यूट्रिशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम फूड मटेरियल का डाइजेशन करते हैं जिससे कि हमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी, जैसे हम मोस्टली अब न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो प्रोटीन की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, विटामिन्स की बात करते हैं, लेकिन अक्सर हम मिनरल साल्ट्स की बात भूल जाते हैं। मिनरल साल्ट्स यानी खनिज लवण, इसकी बात अक्सर हम भूल जाते हैं और हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि कहीं न कहीं विटामिन्स के साथ साथ हमें मिनरल साल्ट्स की भी उतनी ही ज़रूरत है जितना कि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के साथ साथ विटामिन्स की। यानी हम कह सकते हैं कि जितना हमें विटामिन्स की ज़रूरत है उससे कम खनिज लवण की भी आवश्यकता नहीं है, यानी हमें मिनरल साल्ट्स भी चाहिए। खनिज लवण की कमी से या अधिकता से जो हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न होते हैं वे रोग इस तरह से नहीं होते हैं कि हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ जाए कि हाँ भाई ये इसकी कमी है। कभी कभी वो बहुत, यानी इस तरह के रोग उत्पन्न करते हैं या इस तरह के लक्षण हमारे शरीर में आते हैं कि उससे हमें समस्याएं तो होती हैं लेकिन व्यापक तौर पर वो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे पता चला कि पेशियों में ऐंठन हो रही है। अब मसल्स में इस प्रकार की एचिंग होना ये कोई रोग नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम तो है ही है। किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का बीपी घट रहा है, तो इससे भाई प्रॉब्लम तो है ही है, बॉडी में समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन अक्सर हम उसको अवॉइड कर देते हैं, अक्सर हम उन सबको उस पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं। आज हम इस टॉपिक में इसी की बात करेंगे। याद रखिएगा, विटामिनों की तरह ही खनिज लवण की भी हमें प्रतिदिन भोजन में आवश्यकता होती है। ज़्यादा नहीं चाहिए, ये मोस्टली मिलीग्राम में चाहिए या फिर माइक्रोग्राम में चाहिए। इसीलिए हम पूरे खनिज लवण को हम दो भागों में बांटते हैं। पूरे खनिज लवण को हम दो भागों में बांटते हैं। जो थोड़े ज़्यादा चाहिए उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म तत्व, थोड़े अधिक चाहिए उन्हें क्या कहते हैं हम, सूक्ष्म तत्व, और जो उन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए उन्हें कहते हैं अल्प तत्व, यानी माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है। अब चूंकि कम मात्रा में चाहिए, इसीलिए कम मात्रा में पाए जाने के कारण या कम मात्रा में इनकी आवश्यकता के कारण इनको हम अल्प पोषक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है। और लेकिन आवश्यकता है ये हमारे कुल बॉडी वेट का कितना, लगभग 4 से 5% अंश बनाते हैं। यानी हमारी जो बॉडी का वेट है उसमें उसका लगभग 4 से 5% भाग ही हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता है। ठीक है। एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? विटामिनों की भांति सूक्ष्म खनिजों की भी शरीर को अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर के कुल भार का लगभग 4 से 5% अंश ही बनाते हैं। इन्हें भोजन से ही प्राप्त किया जाता है। यद्यपि इनकी अल्प मात्रा की ही शरीर में खपत होती है, परंतु इनके बिना शरीर की सुचारू क्रियाशीलता को बनाए रखना असंभव होता है। इसीलिए इन्हें अल्प पोषक तत्व भी कहते हैं। इन खनिज तत्वों को हम 2 श्रेणियों में बांट रहे हैं। हमने कहा जिनकी थोड़ा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं हम सूक्ष्म तत्व, और जिनकी उससे भी ज्यादा कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं अल्प तत्व। अब आइए एक पूरे चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस खनिज लवण की हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है और उसकी कमी से क्या हो सकता है, उनकी अधिकता से क्या हो सकता है, और उनके जो आवश्यक स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बात किया अभी खनिज लवण की, तो यानी मिनरल साल्ट्स की, तो इसमें हम बात करेंगे खनिज लवण की और प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा की। इस वाली कॉलम में हमने किसको लिखा है? खनिज लवण को लिखा है और उसकी कितनी हमको डेली आवश्यक मात्रा में चाहिए। ठीक है। तो
दूसरा, इस खनिज लवण का स्रोत कौन कौन सा है, यानी इसके सोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कार्य महत्व यानी सिग्निफिकेंस, और इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, और इसमें अधिकता से हमने कॉलम नहीं बनाया हुआ है, लेकिन हम बता देंगे इसमें बीच बीच में कि अगर अधिकता हो जाए इससे तो क्या हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके पढ़ने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, इससे क्वेश्चन तो आते हैं ही हैं, लेकिन साथ में आपके डेली लाइफ के लिए भी, दैनिक जीवन के लिए भी इनकी इंपॉर्टेंस है, दैनिक जीवन के लिए भी इनकी महत्ता है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें पहला हमने दिया है खनिज लवण कैल्शियम। कैल्शियम हम आप सभी लोग जानते हैं, हमारी बॉडी में कैल्शियम और दूसरा जो है फास्फोरस, ये दोनों ही लगभग 900 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा इनकी होती है, और 900 मिलीग्राम काफी होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के कंकाल से संबंधित, स्केलेटन से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अस्थियां यानी बोन्स और हमारे टीथ, इन दोनों में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें पहले किससे मिलते हैं। कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, हमें पनीर से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, फलियों से, जैसे मटर की फली है, अरहर की फली है, चने की फली है, कई तरह की फलियां होती हैं, तो हमें ये फलियों से भी मिलता है। और कई तरह के अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनसे भी मिलता है। ठीक है, हम साथ साथ में फास्फोरस को ले लेते हैं। फास्फोरस भी दूध से मिलता है, मांस से मिलता है, अनाज से मिलता है, और पीने वाले जल से भी थोड़ा मात्रा मिलता है, गोभी में भी होता है। ठीक है, किसमें क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दांतों और हड्डियों की रचना, मैंने कहा हमारे टीथ के और हमारी बोन्स की रचना में भाग लेता है। रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व की भूमिका है, ठीक है, वो उसमें इसका रोल होता है। क्यों? ये हम आगे जब अभी नर्वस सिस्टम का एक वीडियो बनाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, और पेशियों के कार्य यानी जो हमारे मसल्स की एक्टिविटी है, जो मसल्स के एक्शन है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। कमी से क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो दांत और हड्डियां क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती हैं, शरीर वृद्धि हमारी प्रभावित हो जाती है, और एक रोग होता है इसको टिटैनी रोग। ठीक है, इससे संबंधित कई रोग होते हैं, जैसे आपका टिटैनी हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, ऑस्टियोमेलेशिया हो गया, ये सारी डिजीजेस जो है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम से ही संबंधित होती हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की रचना में मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन जो फास्फोरस है वो हड्डियों और दांतों को मजबूत और चमकदार बनाता है, मजबूत और चमकदार बनाता है। इसीलिए अगर कहीं पर जैसे किसी का अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर अंधेरा हो जाए, प्रकाश वहां पर नहीं रहे, तो आप देखेंगे कि हल्का हल्का वहां पर उजाला हो जाता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस ब्राइट होता है, चमकीला होता है। दांतों और हड्डियों का घटक है ये। जाहिर सी बात है, कमी होगी तो क्या होगा, दांत और हड्डियां दुर्बल हो जाएंगे, शरीर की वृद्धि और जो सामान्य कार्य की है, कार्य की मतलब यहां पर फिजियोलॉजी, जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सल्फर, अक्सर सल्फर के बारे में कोई जिक्र नहीं करता कि सल्फर की भी हमको जरूरत है। सल्फर की जरूरत होती है हमको, अंडे में मिलता है, स्पेशली जो अंडे का प्रोटीन पार्ट होता है। आप जानते हैं अंडे में, बेसिकली अंडे में दो भाग होते हैं। किसी भी, जब आप एक को लेते हैं, अंडे को लेते हैं, उसके दो भाग होते हैं। एक जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट प्रोटीन पार्ट होता है, और जो बीच का जो एलोइस पार्ट होता है, व्हाइटेलिन का जो पार्ट होता है, इसको हिंदी में पीतक भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग यॉक कह देते हैं। ठीक है, व्हाइटेलिन या पीतक या यॉक। ये जो पीला वाला भाग होता है, ये फैट मटेरियल होता है, जिसको केवल प्रोटीन चाहिए, वो चाहे तो पीले वाले पार्ट को निकाल भी सकता है। खासकर जो जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको इसको नहीं लेना चाहिए, या जिनको मोटापे की समस्या है उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्रोटीन सबको चाहिए। लेकिन जिनकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा है, कभी कभी प्रोटीन की का भी एक्सेस अमाउंट हो जाता है, तो उससे भी तरह तरह की समस्या हो जाती हैं, तो उनको मोस्टली पीले वाले पार्ट को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो
बेसिकली अगर हमें सल्फर कहाँ से मिलता है, गंधक बोलते हैं उसको हिंदी में, अंडे में मिलता है, मांस से मिलता है, मछली में मिलता है, सेम। इसीलिए कहा जाता है आप डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स लीजिए आप। कई बार क्या होता है कुछ लोगों को बस 1 2 3 4 चीजें पसंद है तो हमेशा उसी को खाएंगे। नहीं, हमें पसंद हो या नहीं पसंद हो, लेकिन शरीर को उसकी आवश्यकता है, तो इसलिए बॉडी नीड को देखते हुए हमें वेजिटेबल्स को बदलते रहना चाहिए। आज कुछ तो कल कुछ, ठीक है, अलग अलग टाइम पे कुछ, कम खाइए ज्यादा खाइए, लेकिन आपको वैरायटी चेंज करने की नीड होती है। इसीलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बेनिफिशियरी हमारे लिए होती हैं। ठीक है, तो अंडे में मिल रहा है, मांस में मिल रहा है, मछली में मिल रहा है, सेम में मिल रहा है, और पनीर में बेसिकली ये मिलता है क्या, गंधक। क्या है ये, कई अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। एक तो होता है अमीनो एसिड जो प्रोटीन के विखंडित होने के बाद बनती है, लेकिन अमीनो अम्ल के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उसे क्या कहेंगे, उसका कंस्टिट्यूएंट यानी उसका घटक। जैसे गंधक अमीनो अम्ल के साथ पाया जाता है, जाहिर सी बात है उसको क्या कहेंगे, अमीनो अम्ल का घटक। कुछ हार्मोन्स के साथ पाया जाता है तो क्या बोलेंगे, हार्मोन्स का घटक। लेकिन कुछ विटामिनों के साथ भी जुड़ा होता है, कुछ विटामिन के साथ भी जुड़ा होता है, जाहिर सी बात है उसको हम विटामिनों का घटक भी कहते हैं। अब चूंकि मैंने अभी बताया कि इस अमीनो अम्ल का संबंध कहीं ना कहीं, जब प्रोटीन का विखंडन होता है तो अमीनो अम्ल बनती है, और अमीनो अम्लों का संयोजन होता है तो प्रोटीन बनती है। जाहिर सी बात है प्रोटीन से संबंध होगा, तो अगर इसकी कमी है, किसकी, सल्फर की कमी है, तो अल्टीमेटली आपके अंदर प्रोटीन की कमी भी हो जाएगी। कई बार आप सोचते हैं कि हम प्रोटीन तो ले रहे हैं पर प्रोटीन फिर भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि आप हो सकता है प्रोटीन तो ले रहे हैं लेकिन सल्फर नहीं ले रहे हैं, गंधक नहीं ले रहे हैं, जबकि इसकी नीड है। ठीक है, पहले भस्म वगैरह दी जाती थी, वो गंधक का ही पार्ट होता था। ठीक है, प्रोटीन की कमी, और अगर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन से रिलेटेड जो उसकी मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन उपापचय है, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। और प्रोटीन से संबंधित कमी हुई तो चूंकि आप समझ रहे हैं कि आपके शरीर के सबसे एसेंशियल कंपाउंड्स में से अगर कोई आता है तो क्या है, प्रोटीन, क्योंकि जितने भी हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं बॉडी की वो सब प्रोटीन से ही बनी होती हैं। प्रोटीन की कमी हो गई तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वह भी कमजोर हो जाएगी। शरीर की विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ हो जाएगी, शरीर आपका कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, बार बार आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए प्रोटीन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको इस वाले पेज में कैल्शियम की बात किया, फास्फोरस की बात किया और गंधक की बात किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोडियम। सोडियम और पोटेशियम आज के बाद, खासकर कोरोना के बाद से इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जैसे अक्सर आप देख रहे हैं कि कहीं पर कोई खड़ा है, कहीं पर कोई बैठा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसमें क्या हो जा रहा है, उसका हार्ट अटैक हो जा रहा है। यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोरोना के बाद स्पेशली बढ़ गई हैं। अब बढ़ गई हैं, या आप कह सकते हैं कि इस तनाव बढ़ गया है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, या आप कह सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने से बहुत सारी चीजें वो सबके सामने आ जा रही हैं, जो भी है। लेकिन इन दोनों की इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम में ये दोनों ही आपके हार्ट से रिलेटेड हैं, सीधे सीधे आपके हृदय रोग से संबंधित हैं, हार्ट अटैक से संबंधित है। हार्ट अटैक संबंधित इसलिए है क्योंकि इनसे बीपी बढ़ता है और इनसे बीपी घटता है। ठीक है, यानी कमी और अधिकता इनकी दोनों ही आपको प्रभावित करती है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं देखूं इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है अगर, तो एक कॉमन फिनोमिना आप पाएंगे, वो है सेब। देख रहे हैं यहां पर भी क्या है, सेब। यानी एप्पल की बात यहां पर हो रही है। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत आपको है कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए, और अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दूसरी और बहुत रामबाण चीज है, वो है संतरा। संतरा भी आपको, ठीक है, किसी भी तरीके से इस प्रकार की चीजें आपको लेना जरूरी है। बहरहाल दोनों को अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, सोडियम किससे मिलता है, खाने वाला नमक जो आपका होता है उसमें सोडियम उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। आपका कितना चाहिए, लगभग 1.5 ग्राम।
यहाँ ये भी ध्यान देने की जरूरत है, आपको कितना चाहिए सोडियम ले लिया आपको 1.5 ग्राम, लेकिन विकासशील देशों में स्पेशली भारत जैसे देश में, साउथ अफ्रीकन कंट्री है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, यहाँ को अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर औसतन जो सोडियम की खपत है, यदि लोग सोडियम ले लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो लगभग 7 ग्राम से अधिक हो जाता है। अगर हम 6-7 ग्राम से ज्यादा ले रहे हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो अलग प्रकार के भोजन के तौर पर, या जैसे आजकल बच्चे कुरकुरे खाते हैं, आजकल बच्चे तरह तरह के पैकेट बंद उत्पाद ले लेते हैं जिनको हम जंक फूड कहते हैं, इन सब में आप पाएंगे साल्ट का अमाउंट और चिली अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चे तो झेल जाते हैं, लेकिन अगर बड़े भी जब वही लेना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के स्नैक्स वगैरह जो कुछ भी है, तो उसमें साल्ट अमाउंट ज्यादा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं उनके बीपी को इफेक्ट करता है, उनके जो रक्तदाब है, रक्तचाप है, दोनों को प्रभावित करता है, जो बाद में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो खाने वाले नमक का मेन कंस्टिट्यूएंट सही है, सेब में मिलता है, नाशपाती में मिलता है, ठीक है। बहुत तो कभी जरूरी है कि साहब सेब महंगा तो सेब खाइए, जब सेब महंगा है तो नाशपाती खाइए, कहीं नाशपाती सस्ती हो जाती है। और आपको बता दूं, सेब, नाशपाती और बनाना, केला, इनमें केवल 10% का डिफरेंस है बस, बाकी 90% लगभग ये सेम होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बहुत महंगा है सेब, तो अच्छा सेब ही खा लीजिए, अगर उसी के हिसाब से केला सस्ता है, बनाना सस्ता है, तो आप उसे खा लीजिए। केवल 10% का डिफरेंस है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केला खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नॉर्मल वे में हैं, चाहे आप इननॉर्मल, यानी आप हार्ड वर्क करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो प्रॉपर एक्सरसाइज आपको करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर नाशपाती हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, इसका मेन जो सोर्स है किसका, सोडियम का। और अब जो हमारी कार्यकी है, जो हमारी फिजियोलॉजी है, उसको कैसे इफेक्ट करता है ये अम्ल क्षार संतुलन बनाता है, एसिड बेस बैलेंस। अक्सर मैं आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए और बता दूं कि जब आपको एसिडिटी हो रही हो या आपको बेसिसिटी हो रही है, यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी होगी तो भी पेट खराब होगा, बेसिसिटी होगी तो भी पेट खराब होगा, यानी अम्लीयता बढ़ेगी पेट में तो भी पेट गड़बड़ होगा, और क्षारीयता बढ़ेगी तो भी पेट गड़बड़ होगा। दोनों से आपके बीपी पर इफेक्ट पड़ सकता है, आपके हृदय की सामान्य फिजियोलॉजी पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये अम्ल क्षार संतुलन को बनाता है। जल संतुलन, अगर हमारे शरीर में जल कम है या जल ज्यादा है, जल ज्यादा है इसका मतलब रक्त पतला हो गया, और जल कम है इसका मतलब रक्त गाढ़ा हो गया। दोनों ही केस में, यानी ब्लड का कंसंट्रेशन, ब्लड का ज्यादा कंसंट्रेट होना या ब्लड का ज्यादा डाइल्यूट होना, दोनों ही हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करता है, जल संतुलन में सहायता करता है, और हमारे नर्व्स की फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व्स की फिजियोलॉजी में कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारी जो नर्व्स होती हैं ये सोडियम पोटेशियम पंप की तरह कार्य करती हैं। नॉर्मल अवस्था में सोडियम आयन बाहर रहते हैं और पोटेशियम आयन अंदर रहते हैं। ठीक है, सोडियम आयन बाहर रहते हैं और पोटेशियम आयन अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम नर्व्स को सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों ही उसके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो तंत्रिकाओं की कार्यकी को प्रभावित करता है। अब अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा, इसकी कमी से निम्न रक्तचाप, अगर सोडियम कम है तो बीपी क्या हो जाएगा, लो बीपी। सोडियम कम है तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लो बीपी है तो भी प्रॉब्लम है आपको, है भूख की कमी, आपको भूख कम लगेगी। लो बीपी के साइन है ये कि आपको भूख कम लगेगी, एक अवस्था ऐसी, मतलब आपका मन कहीं नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी हो, थोड़ा बहुत आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। पेशियों की दुर्बलता, मतलब मसल्स आपकी कमजोर हो सकती हैं, पेशियों में ऐंठन, ऐसे ऐंठन होती है पेशियों में, ठीक है, और पेशियों की दुर्बलता। लेकिन अगर ये अधिक हो गया, यहां मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हम अधिकता वाला कॉलम नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन हम अधिकता की बात यहीं पर बता देंगे। तो यहां हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर ये अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अधिकता से रक्तचाप अधिक। अगर सोडियम ज्यादा, यानी नमक की मात्रा ज्यादा हुई हमारे शरीर में, तो नो डाउट आपका बीपी बढ़ सकता है। और अगर बीपी बढ़ेगा तो ये सूट कर सकता है किसको, ब्रेन को। याद रखिएगा, ब्रेन हैमरेज एक शब्द सुना होगा आपने। ब्रेन हैमरेज
के बाद पैरालिसिस हो जाती है, जिसको हम अंगघात कहते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं फालिस मार गया। ठीक है, इन सब का कारण आपका बीपी होता है। जब बीपी ज्यादा होगा तो हमारी ब्रेन की जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो फट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और चूंकि हमारे शरीर में जो रुधिर बहता है वो बंद परिपथ में बहता है, बंद परिपथ में बहता है। जैसे ही हमारी मस्तिष्क की नलिकाएं यानी ब्लड कैपिलरी जो सप्लाई करती हैं ब्लड जो है रक्त हमारे मस्तिष्क को, जब वो फट जाती हैं तो रक्त यहां वहां मस्तिष्क में क्या होता है, फैलने लगता है, और जैसे ही यहां वहां रक्त फैलता है हमारे ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और यानी पूरे जब ब्लड कैपिलरीज फट जाती हैं तो ब्लड जो है हमारे मस्तिष्क के कई सारे हिस्सों में फैल जाता है, और इसी को कहते हैं हम ब्रेन हैमरेज। क्या कहते हैं इसी को हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। और ब्रेन हैमरेज हुआ नहीं कि आपको पैरालिसिस हुई नहीं। तो जिसको पैरालिसिस हुई है उसको तुरंत जान लेना चाहिए कि ब्रेन हैमरेज इसको हुआ है। यहां मैं एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट वही बता दूं कि अगर किसी का ब्रेन हैमरेज हुआ है तो ब्रेन हैमरेज की कंडीशन में अगर आप जान जाएंगे इनका हाथ पैर नहीं उठ रहा है, या दाया कंधा या बाया कंधा थोड़ा उठाने प्रॉब्लम आ रही है, पैर उठाने प्रॉब्लम आ रही है, बोलने प्रॉब्लम आ रही है, तो जितना जल्दी हो सके उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको ले जाना चाहिए। यानी उनको जितना जल्दी हो सके किसी योग्य डॉक्टर के पास ले जाइए। जितना जल्दी आप उनको डॉक्टर के पास पहुंचा देंगे उतना जल्दी उनके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी ब्रेन हैमरेज की स्थिति में, पैरालिसिस की स्थिति में आप पहले से माइंड मेकअप कर लीजिए कि इनको ब्रेन हैमरेज हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज्यादा हुआ है। जितना जल्दी हो सके एक तो इनके बीपी को कम करने की कोशिश कीजिए, जो भी आप दे सकते हैं, जो भी आपके पास मेडिसिन होती है, और कुछ नहीं है तो आपके पास एस्प्रिन होगी, डिस्प्रिन होगी, या अगर आपको प्रॉब्लम पहले से थी तो आपको जो है कई सारी एस्प्रिन से रिलेटेड मेडिसिन आती हैं जो आपके घर में जरूर होगी, उनको दीजिए तुरंत जो है, या कोई सॉर्बिटॉल दे दीजिए आप, सॉर्बिटॉल भी कोई आपके काम कर सकती हैं। तो ऐसे में उनको तुरंत जो है एक बीपी कम करके और डॉक्टर के पास ले जाइए। यही सबसे बड़ा बचाव होता है और यही सबसे बड़ी संभावना है उनको ठीक करने की। जितना देरी उतनी समस्या। क्या बताया? कमी से निम्न रक्तचाप, अधिकता से उच्च रक्तचाप, और अगर उच्च रक्तचाप हुआ यानी हाई बीपी हुआ तो उनको पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए पोटेशियम में देखिए, दोनों एकदम रिलेटेड हैं, दोनों एकदम रिलेटेड है। पहले इसको समझ लीजिए बिल्कुल एकदम वहीं से। अगर सोडियम की मात्रा बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, सोडियम की मात्रा बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, सोडियम की मात्रा कम होगी तो बीपी घटेगा। अगर पोटेशियम की मात्रा क्या होगी? कम होगी, पोटेशियम की मात्रा कम होगी तो भी बीपी बढ़ेगा। याद रखिएगा, पोटेशियम कम होगा तो बीपी बढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर पोटेशियम ज्यादा होगा तो बीपी कम होगा। यानी जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उनको जो मेडिसिन दी जाती है बेसिकली उसमें पोटेशियम ही होता है। और भारत जैसे देश में सामान्य जितने भी गर्म देश होते हैं बेसिकली वहां पर हाई बीपी की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। तो वहां के लोगों को, इसीलिए मैंने कहा आपको सेब, नाशपाती और केला ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो भी आपके हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम एकदम जुड़ा हुआ है। सोडियम जिस चीज को बढ़ाता है पोटेशियम उस चीज को घटाता है, पोटेशियम जिस चीज को बढ़ाता है सोडियम उस चीज को कम करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए यहां पर होते हैं। और दोनों ही स्थिति में मैंने बताया यहां पर भी पैरालिसिस और यहां पर भी पैरालिसिस, यानी अंगघात या फालिस मार जाना की आशंका दोनों में है, क्योंकि दोनों में, एक में हाई बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, एक में लो बीपी की प्रॉब्लम आ रही है। हाई बीपी से भी पैरालिसिस हो सकता है और लो बीपी से भी पैरालिसिस हो सकता है। लो बीपी से पैरालिसिस की प्रॉब्लम बेसिकली धीरे धीरे ऐसे बैठता चला जाता है बंदा, लेकिन हाई बीपी में थोड़ा साइन दिखाई पड़ती है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेन दोनों में अफेक्टेड होता है, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर खनिज लवण मैग्नीशियम। याद रखिएगा, सोडियम कितना चाहिए? 1.5 ग्राम, पोटेशियम कितना चाहिए? लगभग 2.0 ग्राम, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए। अब हम ये नहीं करें कल से सेब खाना शुरू कर दीजिए, नाशपाती खाना शुरू कर दीजिए, नहीं भाई, दैनिक आवश्यकता है, लीजिए तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन तो जरूर लीजिए। ये नहीं खूब कपा का भर लीजिए, थोड़े खाइए लेकिन खाइए, ठीक है। यहां देखिए मैग्नीशियम किससे मिलता है हमको? बेसिकली अनाज से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, फलियों से मिलता है, और ठीक है, अनाज से, हरी सब्जियां और फलियों से मिलता है। अब आप देख रहे हैं कि
चाहे अपने विटामिन को पढ़ा, चाहे आप यहाँ देख रहे हैं हरी सब्जियों की बड़ी जरूरत है। हरी सब्जियां एक ऐसी आवश्यक तत्व के तौर पर हैं जिनको हम किसी भी एंगल पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और अगर इनको हम इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, कई बार हरी सब्जियों से रिलेटेड चीजें समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती किसी को पालक नहीं अच्छा लग रहा है, तो किसी को बथुआ नहीं अच्छा लग रहा है, तो किसी को और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। वैरायटी चेंज कर सकते हैं आप, बनाने के तरीके चेंज कर सकते हैं आप, जैसे समझ में आए वैसे करिए, लेकिन आपको लेना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम उपापचयी क्रिया में महत्वपूर्ण, जितनी भी हमारी बॉडी की ढेर सारी अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, इस सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इनकी बड़ी भूमिका है। किसकी? मैग्नीशियम की भी, या अन्य खनिज लवण की, अन्य मिनरल साल्ट्स की। तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां, ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है कहीं ना कहीं यही अल्टीमेटली जाकर के इफेक्टेड होता है, और नर्वस सिस्टम इफेक्टेड हुआ तो कई तरह के नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती है। दोनों पलकें ऊपर नीचे हो रही हैं, किससे हो रही है? नर्वस सिस्टम से हो रही हैं। किसी का होठ यहां पर दोनों प्रॉपर चल रहा है, नर्वस सिस्टम से हो रहा है। कई बार क्या होता है, आप देखे होंगे ऐसे कर लगता है होठ, किसी का बिना बात के ऐसे हिलने लगता है, आप देखते हैं हाथ कैसे ऐसे ऐसे हिलते हैं, सब नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। दोनों पलके में कोई ऊपर नीचे प्रॉपर नहीं हो पा रही है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। कई बार दोनों आंखें ऐसे ऐसे चल रही हैं ना, ये दोनों एक सेम वे में आती जाती हैं, जो एक दोनों में सिनोनिम बनता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं बन पाता है प्रॉपर वे में, और एक इधर जा रही है तो एक उधर जा रही है। ये सारी प्रॉब्लम किससे हैं? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी, किसी जीभ ऐंठ जाती है, किसी कुछ हो जाता है, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। एक्चुअली बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक नॉर्मल खाना पानी लेना है, यानी जो वैरायटी ऑफ फूड्स हैं वो लेना है। थोड़ा लीजिए लेकिन वैरायटी ऑफ फूड्स को बढ़ाइए, सिंपल सी थिंग है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। उससे आपकी, देखिए, आप बुढ़ापे को नहीं कम कर सकते, बुढ़ापे की प्रक्रिया को कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन ये जो तरह तरह से विटामिन हैं, आपके मिनरल साल्ट्स हैं, या जो अदर चीजें हैं, ये आपके बुढ़ापे की प्रक्रिया को थोड़ा कम कर सकती हैं, थोड़ा धीमा कर सकती हैं। नहीं तो आप जवानी में बुढ़ापा आपको नजर आने लगेगा, और बुढ़ापे में क्या नजर आएगा ये आप खुद ही समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो रही है। जिंक अभी जब कोरोना चला था तो तब लोगों को जिंक बहुत याद आया है, जिंक से रिलेटेड ढेर सारी मेडिसिन ले रहे थे। जाहिर सी बात है कि आपकी प्रतिरक्षा से संबंधित है, आपकी इम्यूनिटी से संबंधित है, इसलिए जब जिंक का नाम आया है तो आप सीधे पहले समझ लीजिए कि प्रतिरक्षा में कमी। किसकी प्रतिरक्षा में कमी? रोग प्रतिरक्षा में कमी, यानी अगर इसकी कमी होगी तो पहले क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी का सीधा संबंध किससे है? कहीं ना कहीं प्रोटीन से है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से ये भी प्रोटीन का घटक है, क्योंकि कई एंजाइमों का घटक है, और एंजाइम संश्लेषण ही प्रोटीन संश्लेषण के को उत्प्रेरित करता है। अगर प्रॉपर एंजाइम नहीं बन पाएंगे तो प्रॉपर प्रोटीन का भी संश्लेषण नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर के आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्रभावित होगी। जिंक किससे मिलता है? अनाज से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडे में मिलता है, फलियों में होता है, मांस में होता है, हरी सब्जियों में होता है। जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलाइसिस में इंपॉर्टेंस का कैसे, ये जो है जल आपका जानते हैं, आपके शरीर में जब जाता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है? टूट जाता है, यानी H+ और OH- में क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, और एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम करता है जल जो है। ठीक है, और पाचक एंजाइमों सहित अनेक सह एंजाइमों का क्या घटक, उद्घाटक आप छोड़ दीजिए इसको, आप इसको सिर्फ इतना याद करिए, क्या है? घटक। ठीक है, क्या है ये? विभिन्न, इसका क्या है ये? जो घटक है बस केवल। तो जिंक विभिन्न पाचक एंजाइमों सहित अनेक सह एंजाइमों का घटक है ये। कुंठित वृद्धि क्या होगी? इससे प्रभावित होगी त्वचा खुरदरी, त्वचा में जो शाइनिंग होती है वो नहीं रह जाएगी, और साथ में आपकी बॉडी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
इंपॉर्टेंट खनिज लवण है लौह, आयरन। आयरन आप सब लोग समझते ही हैं कि आयरन का संबंध सीधा सीधा किससे है? हीमोग्लोबिन से है। आयरन का सीधा संबंध किससे है? हीमोग्लोबिन से है। और हीमोग्लोबिन का संबंध किससे है? रक्त से है, ब्लड से है। हीमोग्लोबिन जब कम होता है, यानी जब कहते हैं आप कि ब्लड कम है आपकी बॉडी में, तो ब्लड कम होने का मतलब तरल कम नहीं है, लिक्विड कम नहीं है। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है तो कहते हैं भाई ब्लड चढ़ाना है। जब ब्लड में प्लेटलेट्स कम होती है तो कहते हैं भाई ब्लड चढ़ाना है। आजकल जो है आरबीसी का पार्ट अलग चढ़ता है, यानी ब्लड अलग चढ़ता है, प्लेटलेट्स अलग चढ़ती हैं, प्लाज्मा अलग चढ़ती है, क्योंकि ब्लड को अलग अलग भागों में जो है वो बांट दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है उसके अलग भाग को। जिसकी आवश्यकता है वही आपको चढ़ाया जाएगा। तो आयरन किस में किसे मिलता है भैया? मांस में रहे तो मिलता है, अंडा में मिलता है, फलियों देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फलियां, अनाज में मिलता है। जो मिल रहा है इसलिए सब कुछ खाओ, जो अगड़म करेगा ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, फला नहीं खाएंगे ना। जितने लोग ऐसे लोग जो अक्सर ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये कम है, वो कम है, ये नहीं अच्छा लगता, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, ये सब नाटकबाजी करते हैं। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बीमार भी वही पड़ते हैं और सबसे ज्यादा शरीर के रोगों से संबंधित या अन्य समस्याएं भी उन्हीं को होती है। इसलिए ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं, जो मिले उसे जम के खाओ और हार्ड वर्क करो। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप कुछ भी मिल रहा है उसे खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में लगेगा और कुछ ना कुछ उसमें अवश्य होगा जो आपके शरीर को मिलेगा। क्या? यहां पर आयरन मांस में है, अंडे में है, फलियां में है, अनाज में है, हरी सब्जियों में है, सेब में है, केला में है, जिगर, जिगर यानी लीवर, ठीक है, इसी को आप हिंदी में कहते हैं यकृत, ठीक है। लेकिन आप लोग कहेंगे भैया यकृत का, मनुष्य का यकृत नहीं खाना है भैया, मनुष्य का लीवर नहीं खाना है। आप जो मटन खाते हैं उनमें कलेजी खाते हैं, जो कलेजी होती सुना है आपने, जो मांस खाते हैं पता होगा, ठीक है। कलेजी, तो कलेजी ही क्या है? जिगर है, यकृत है। कलेजा बड़ा है तो कलेजा, छोटी है तो कलेजी, ठीक है। तो जिगर, नाशपाती और अनार में भी आपको ये मिलता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है किसका? हीमोग्लोबिन का घटक है। इसका घटक है हीमोग्लोबिन का घटक है। अब हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, यानी आप कहते हैं एनीमिया हो गया है या रक्ताल्पता बोलते हैं हिंदी में। हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपका शरीर का रंग भी हल्का पीला सा भी पड़ने लगता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा आप सबको पता है, एक वयस्क शरीर में पुरुष की अगर हम बात करें, मेल की बात करें तो लगभग 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड इन 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड। और अगर हम वुमेन्स की बात करें तो थोड़ा सा कम कर दीजिए 2%, यानी लगभग 12 to 13 ग्राम पर 100 ml ब्लड होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर वे में आयरन आपको लेते रहना चाहिए। अगर आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी में, तो मैं कुछ लक्षण बता दूं, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, आयरन की कमी है, तो आपको मिट्टी खाने का मन कर सकता है। आजकल कुल्हड़ खाने का प्रचलन बहुत चल गया है। चाय पीने के साथ साथ मैंने कई जगह दुकानों को देखा, लोग कुल्हड़ भी काट लेती, खासकर हमारी महिलाएं, बुरा ना मानेंगी कोई भी, ठीक है। लेकिन मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा कि चाय पी रही हैं और चुपके से कुल्हड़ काट ले रही हैं। एक्चुअल में ये कैल्शियम की, आयरन की कमी की निशानी, क्योंकि कुल्हड़ में मिट्टी है, मिट्टी में आयरन भी होता है, तो आयरन की कमी से के कारण से ऐसा होता है। तो ये साइन है कि जान लीजिए आपके अंदर आयरन की कमी है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या है? एनीमिया होता है आपको, और बॉडी इम्यून सिस्टम भी कम होगा, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होगी। आयोडीन, आयोडीन पर मैं थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा दे रहा हूं अपना थोड़ा थोड़ा। उसका सामान्य कारण ये कि मैं आपको बहुत ही सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, जिसमें जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपको बढ़िया तैयार होगा ही, मैंने कहा, लेकिन डेली आपकी लाइफ में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जानते रहिए चीजों को। जैसे आयोडीन है, एक समय था जब आयोडीन नमक वाले प्रचार की बहुतायत हो गई थी। हमेशा रोज टीवी में आयोडीन का नमक आता था, हर घर में आयोडीन का नमक पहुंच गया। लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे रॉक सॉल्ट की बड़ी डिमांड बढ़ गई है। ये रॉक सॉल्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप 96 से पहले जाएं, 94 में जाएं, 92 में जाएं,
तो कोई पूछता नहीं था, बहुत सस्ता था। लेकिन आज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा करके, इसकी वैल्यू बढ़ा करके और इसकी प्राइस को हाइप कर दिया गया। अच्छा खासा महंगा, 150 रुपये किलो तक का ये आपको मिल रहा है अलग अलग ब्रांड की वजह से, ठीक है। और उसमें भी वही जो आयोडीन या तो नमक खिला करके। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जो रिसर्च कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आयोडीन ज्यादा हो जाने की वजह से हमारी थायराइड ग्लैंड प्रभावित हो गई। और आप देख रहे हैं, जिसको देखो आए दिन आपको मिलेगा, आप खुद भी देख रहे होंगे कि इनको थायराइड की प्रॉब्लम, उनको थायराइड की प्रॉब्लम। आयोडीन आपके लिए एसेंशियल है, लेकिन कितना चाहिए बाबा, 1.50 मिलीग्राम, 1.50 मिलीग्राम। और अगर ये माइक्रोग्राम में भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.50 अगर ये माइक्रोग्राम में भी जाएगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। 1.50 अगर माइक्रोग्राम, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया, आपको मैं सही कर रहा हूं इस चीज को। कितना चाहिए, 1.50 माइक्रोग्राम चाहिए, मिलीग्राम नहीं चाहिए, माइक्रोग्राम चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए भाई। और पता चला कि आप डेली नमक खा रहे हैं, खासकर मैंने क्या कहा कि 1.5 ग्राम आपको नमक चाहिए डेली। सोडियम कितना चाहिए, 1.5 ग्राम चाहिए, आप ले रहे हैं 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम, 10 ग्राम। अब उसमें आयोडीन का अमाउंट ही तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पर ग्राम अमाउंट है आयोडीन, पर ग्राम साल्ट में आयोडीन का अमाउंट है। अगर पर ग्राम साल्ट बढ़ रहा है यानी सोडियम बढ़ रहा है, तो पर ग्राम आयोडीन भी तो बढ़ रहा है ना। अगर ये आयोडीन बढ़ेगा तो क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो आप अक्सर देख रहे हैं कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत कम मात्रा में चाहिए। दूध में प्रॉपर रहता है, पीने वाले जल में रहता है, समुद्री भोजन जो तरह तरह के समुद्र से निकाली हुई चीजें खाई जाती हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं। इसमें जो आपके वेज और नॉन वेज दोनों आती हैं, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, इन सबसे मिलता है। मैंने बताया आपको कि ये केवल कुछ ऐसी जगहों पर जहां जो नदी के किनारे वाले इलाके होते हैं, कुछ ऐसे हैं, या किसी और तरह की कोई कमियां समस्याएं हैं, उन इलाकों में आयोडीन की कमी मोस्टली होती है। बाकी आयोडीन आपको प्रॉपर जो मैंने आप फूड मटेरियल बताए हैं, इतने सारे में से ही आपको डेली मिल जाता है, एक्स्ट्रा की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन नमक खिला खिला कर आपको बीमार कर दिया गया, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है, किसका घटक है ये, थायरॉक्सिन। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। और थायरॉक्सिन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं, बहुत सारी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको प्रभावित करता है। जब हार्मोन आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां पर हम थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में डिटेल बताएंगे, तो आप समझेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन कितना आपके लिए जरूरी है। इसकी कमी अगर हो जाती है तो आपकी बॉडी में एक रोग हो जाता है, उसे बोलते हैं ग्वाइटर यानी घेंघा रोग। यहाँ ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, ये फूल जाती है पूरा तरह, ऐसे फूल जाती है। किसी को आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था, यहाँ से फूल जाती थी या यहाँ सामने से फूल जाती थी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग, ठीक है। शरीर की वृद्धि भी क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। घेंघा रोग हो जाता है और शरीर की वृद्धि जो होती है वो कुंठित कह सकते हैं, यानी शरीर की वृद्धि जो होती है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन भी अभी सब आप बहुत ध्यान नहीं देते कि अरे फ्लोरीन क्या है, नहीं भाई, आपको दिमाग सारा कहाँ रहता है, प्रोटीन खा लो, विटामिन खा लो, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंस है भाई इसकी, ठीक है। फ्लोरीन किस में मिलता है, प्रोटीन, फ्लोरीन पीने वाले जल, पीने वाले जल का एक महत्वपूर्ण घटक है ये। चाय में मिलता है, चलो भैया चाय में कुछ तो मिला, बड़े परेशान रहते हैं आप लोग, चाय पी लो चाय पी लो, ठीक है, तो चाय में भी मिल जाता है। और जो हमारी सी फूड्स हैं, ठीक है, समुद्री भोजन है, उसमें मिल जाता है। हड्डियों और दांतों का रख रखाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डियों और दांतों के रख रखाव के लिए ये कैल्शियम और फास्फोरस के साथ साथ फ्लोरीन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड, क्योंकि इससे यानी फ्लोराइड की भी हमारे शरीर में आवश्यकता है। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कमी से दांतों की दुर्बलता। इसकी कमी से क्या हो जाएगी, दांत आपके कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अधिकता से एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है फ्लोरोसिस। क्या नाम है, फ्लोरोसिस। मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, ये फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस। यहां पर फ्लोसोसिस लिखा हुआ है, फ्लोसेसिस लिखा हुआ है, ये फ्लोरोसिस है।
फ्लोरोसिस। ये क्या होता है? इसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं। आपने किसी किसी को देखा होगा सामने के 1 2 3 दांत जो है उन पर जैसे कोई कत्था खा लिया हो तो कुछ ग्रे कलर के ऐसे पैचेज बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पैचेज हो जाते हैं। अगर ये पैचेज दांत पर हो रहे हैं तो याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस रोग। हाँ, एक पैचेज से संबंधित आपको और बात बता दूं, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, अगर आपकी बॉडी में लौह की कमी हो रही है तो आपकी इस नेल्स पर, नाखून पर व्हाइट व्हाइट ऐसे पैचेज बन जाते हैं। व्हाइट व्हाइट देखिए ऐसे ऐसे पैचेज बन रहे हैं। अगर ऐसे पैचेज एक नाखून में ज्यादा हो रहे हैं, खासकर अगर 2 तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर ठीक ठाक आयरन कम है। ये इसका सिग्निफिकेंस है, सामान्य सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी के नाखून में व्हाइट पैचेज ऐसे ऐसे बन रहे हैं तो आप जानिएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है? खून की कमी हो रही है, एनीमिया उसको हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं। आगे से 3-4 दांत जो है, स्पेशली 2 दांत या 3 दांत जो है वो चितकबरे हो जाते हैं। जो आपके इंसाइजर्स हैं, इंसाइजर बेसिकली जो 4 है आगे, ये चितकबरे हो जाते हैं, ठीक। कॉपर, इसकी भी जरूरत भी है। मांस में मिलता है आपको, ये मेवा में मिलता है, फलियों में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, समुद्री भोजन से मिलता है, अंडे से मिलता है, मछली से मिलता है, ठीक है। और कॉपर की भी शरीर में आवश्यकता है, कितना भाई? 2.0 मिलीग्राम, ठीक है, 2.0 मिलीग्राम। मुख्य रूप से किसमें? रुधिर वाहिनियों के विकास हेतु आवश्यक। अब इस पर कभी कोई ध्यान ही नहीं देता है कि रुधिर वाहिनियों का विकास, यानी जो हमारी बॉडी में जिसमें जो हार्ट से पंपिंग हो रही है, हार्ट का ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स में जाता है, आर्टरीज में जाता है, वेंस में जाता है। अगर यही नहीं स्ट्रांग है भाई, आपके मान लीजिए आपके नल से कोई पाइप लगा हुआ है और पाइप से कहीं पानी जा रहा है, अगर वो पाइप ही मजबूत नहीं है तो कहीं भी फट जाएगा, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना भाई। अब जब आपका मान लीजिए हार्ट को आपने खूब बढ़िया स्ट्रांग कर रखा है, ये पंप आपका बढ़िया चल रहा है, लेकिन जिसमें ये पंप कर रहा है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, अगर यही सही नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी ना, प्रॉब्लम तो होगी ना। जाहिर सी बात है भाई, कॉपर भी आपके लिए। अब कॉपर का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि भैया कल को ले लो, तुम्हारे पास कॉपर का बर्तन रखा है तो उसी को चाटना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कर रहा हूं। कॉपर की अंगूठी पहने हो उसी से, ऐसा करने में कॉपर के बर्तन में खाना बनाइए, उसी से आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बाकी तो फूड मटेरियल से है ही है, इनसे आपको मिलेगा ही। लेकिन इसीलिए पहले कहा गया जैसे अब आयरन की है, अगर आयरन आप फूड मटेरियल से ले रहे हैं, लेकिन फूड मटेरियल के साथ साथ अगर आप लोहे की कढ़ाई में खाना बना रहे हैं, लोहे की कढ़ाई कैसी? जैसे आपने शाम को बर्तन अगर धो के रख दिया और सुबह देखिए उसमें जंग लगा रहेगा, बिल्कुल वैसे उठा लीजिए, धोइए, कुछ नहीं, कुछ ना करिए, उसमें सब्जी बनाइए, सब्जी का रंग थोड़ा सा काला हो जाएगा, लेकिन जान लीजिए कि आपके लिए रामबाण है वो, आयरन की कमी आपको नहीं होगी। पहले के लोग ज्यादा अच्छे थे, हम ज्यादा पढ़ लिख लिए, गड़बड़ हो गए। आजकल हम नॉन स्टिक बर्तन यूज करने लगे, और नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। किसकी? टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। और अभी जो रिसर्चेज आए हैं, ढेर सारे रिसर्च आए हैं जो ये शो कर रहे हैं कि टेफ्लॉन इज अ कैंसरोजीनस कंपाउंड, टेफ्लॉन से कैंसर होता है। और इसीलिए जितने भी अब पहले टेफ्लॉन की ओर भाग रहे थे, नॉन स्टिक की तरफ भाग रहे थे, अब सब फिर से कॉपर पर लौट रहे हैं, फिर से एल्युमिनियम पर लौट रहे हैं, फिर से लोहे पर लौट रहे हैं। एल्युमिनियम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर और आयरन। अगर आयरन के बर्तन में आप खाना बना रहे हैं, कॉपर के बर्तन में खाना बना रहे हैं, मैक्सिमम जितना आप यूज कर रहे हैं, इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। यहां पर कॉपर की बात कर रहे थे हम, मुख्य रूप से रुधिर वाहिनियों के विकास हेतु आवश्यक। एनीमिया, इसे भी एनीमिया नहीं होगा, अगर कमी है तो एनीमिया होगा। रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता, मैंने कहा ब्लड वेसल्स आपकी कमजोर हो जाएंगी। मैग्नीज, एक लास्ट हम बात कर रहे हैं, 3.5 माइक्रोग्राम, कम मात्रा में चाहिए, काफी कम मात्रा में चाहिए। मेवा में मिलती हैं, जो तरह तरह के मेवा होते हैं आप जानते हैं, पंचमेवा। अनाज में है, हरी सब्जियों में है, चाय में है। चलो भाई चाय पीने वालों, एक चीज और मिल गई यहाँ पर, चाय में है, फल में है, और विभिन्न इसमें पाया जाता है। विभिन्न एंजाइमों का सह एंजाइम, विभिन्न एंजाइमों का सह एंजाइम मतलब एक तो एंजाइम का एक तो घटक होता है, एंजाइम का घटक होता है, दूसरा जो एंजाइमों की सहायता करते हैं कार्य में, या एंजाइमों के साथ काम करने वाले क्या बोलते हैं हम? सह एंजाइम, ठीक है। एंजाइमों के से जुड़े हुए एंजाइम क्या कहते हैं हम? कोएंजाइम या सह एंजाइम, उनका ये घटक है। अधिकता से क्या हो जाएगा?
अस्थियां यानी बोन, उपास्थ्य यानी कार्टिलेज तथा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतकों के विकास में अनियमितता। अगर ज्यादा हो गया तो गड़बड़ है, कमी से क्या हो जाएगा, कमी से केवल विभिन्न एंजाइमों की समस्या हो जाएगी, लेकिन इसका ज्यादा होना भी समस्या कर सकता है। और मैग्नीज भी कई कारणों से ज्यादा हो जाता है, जो भारतीयों में इसका देखा गया है। तो आप इनमें भी जो आपकी अस्थियां हैं या दूसरे अस्थियों से संबंधित दूसरी चीजें हैं, दांत हैं, ये टेढ़े मेढ़े तक कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि अधिकता से क्या हो जाएगा, इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको खनिज लवण बताए। ठीक है, और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से मैंने आपको एक तरफ से सब बताया। जिसमें आपने देखा, सबसे पहले मैंने आपको कैल्शियम के बारे में बताया, फास्फोरस के बारे में बताया, गंधक के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको सोडियम के बारे में बताया, पोटेशियम के बारे में बताया, मैग्नीशियम के बारे में बताया, जिंक के बारे में बताया, और फिर आयरन के बारे में बताया, लौह के बारे में बताया, आयोडीन इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन इंपॉर्टेंट है, कॉपर इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीज भी इंपॉर्टेंट है। और एक बार जहां आपको लगे कि इसमें ये चीज छूट गया है, आप कमेंट बता सकते हैं, वो उसके बारे में आपको मैं व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूंगा, पर्सनली आंसर दूंगा मैं आपको। और अगर कुछ आप और जानना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। और लेकिन हाँ, मैंने कहा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ये आपकी डेली लाइफ के भी इंपॉर्टेंट है। जहां आपको लगे कि कम समझ में आया, उसको रिपीट करके देखिए, फिर से समझिए। नहीं हो तो आप हमको फोन करके पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम कमेंट अक्सर देखते रहते हैं और उन पर हम आपको आंसर जरूर देंगे। ठीक है, थैंक यू।